नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग आज एडुटेरिया का AEDO का फुल लेंथ टेस्ट 8 देखेंगे। ये GS का सेट है। इससे पहले हम लोग GS का सारा सेट खत्म कर लिए हैं। हम लोग आज FLT 8 देख रहे हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों का घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे कम घनत्व बढ़ते क्रम में मतलब हो गया कि सबसे छोटा से सबसे बड़ा की ओर, यानी सबसे कम घनत्व किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो सबसे कम होता था आपका शनि का, तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है पृथ्वी का। तो शनि, मंगल, बुध और पृथ्वी, यानी हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि सबसे कम घनत्व किसका हो तो शनि का, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है तो पृथ्वी का। 2 में कह रहा है कि लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 में कह रहा है कि यह एक ठंडी समुद्री धारा है, तो ये सही है। दूसरा कि यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास स्थित है, तो ये भी है, बहती है यहीं पे। अगर इसका ऐसे मैप ले लिया जाए नॉर्थ अमेरिका का, तो यहाँ पे बहती है। दूसरा है कि यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, तो ये भी सही है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम से मिलेगा, जहाँ पे कि मछली का बृहद मात्रा में उत्पादन होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा सही है, तो 1, 2 और 3, यानी डी हमारा राइट आंसर है। 3rd नंबर कह रहा है कि ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है। तो पहला है कि यह गर्म हवा है, तो ये सही है। दूसरा है कि इसमें धूल होती है, तो ये भी सही है। 3rd कह रहा है कि यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है, तो ये गलत है। ये कहाँ चलती है? उत्तरी अफ्रीका में न चल के उत्तरी अमेरिका में चलती है, यानी हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 है कि कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 में है कि यह पश्चिमी घाट से निकलती है, तो ये सही है। ये पश्चिमी घाट से निकलती है यहाँ इधर से। उसके बाद है कि यह कृष्णा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। दाहिनी सहायक का मतलब इधर से आकर मिलती है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1 और 2 दोनों सही है। इसकी कोयना नदी का और सहायक, ये कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा और कौन कौन सी है? तो कोयना हो जाता है। उसके बाद हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। इसके साथ ही एक भीमा नदी भी है, इसकी सहायक नदी। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है। गहन कम फसल सघनता, प्रतिवर्ष एक ही उपज, प्रति हेक्टेयर उपज, या बड़े पैमानों पर भूमि का उपयोग। तो इसका मतलब होता है प्रति हेक्टेयर उच्च उपज। गहन खेती वहाँ की जाती है जहाँ आबादी ज़्यादा हो और ज़मीन कम हो, तो वहाँ पे प्रति हेक्टेयर उच्च उपज पे जोर दिया जाता है, यानी गहन खेती की जाती है। 6 नंबर कह रहा है कि लौह अयस्क खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है कि बालाघाट, बी में है शिमोगा, 3 में है रत्नागिरी। तो पूछ रहा है कि कौन सा जिला लौह अयस्क खनन के लिए जानी जाती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका शिमोगा भी जाना जाती है और रत्नागिरी भी, यानी 2 और 3, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा। ये शिमोगा कर्नाटक में भी लोहा उत्पादन होता है, जबकि बालाघाट क्या होता है, तो यहाँ आपका 80%, टोटल भारत का 80% मैग्नीज होता है यहाँ पे, मैग्नीज प्लस थोड़ा बहुत तांबा भी होता है बालाघाट में। तो यहाँ लोहा तो नहीं होगा, तो इसलिए कट जाएगा। इसमें भी, यानी कि 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रत्नागिरी और शिमोगा लोहा के खनन के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट मैग्नीज और तांबा के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी महान झील ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। ग्रेट लेक में टोटल कितने आते हैं? तो 5। इसका है HOMES, होम स्ट्रीक। तो एच से हो जाता है आपका ह्यूरन, ओ से ओंटेरियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी और एस से सुपीरियर। तो कह रहा है कि 5 जो ग्रेट लेक है उसमें पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। कौन है? तो मिशिगन जो है वो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। 8 नंबर कह रहा है कि पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पिग्मी आपको मिलता है कांगो बेसिन और जायरे में पाई जाती है। एक एस्किमो पूछता है, तो एस्किमो कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड प्लस कनाडा तथा साइबेरिया के कुछ पूर्वी भाग में भी स्थित है थोड़ा बहुत। तो ये हो जाएगा आपका कांगो बेसिन का था, कांगो बेसिन जायरे में पिग्मी जनजाति। 9 नंबर कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो इसमें फल और सब्जियों के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई, तो ये सही है। दूसरा है कि इसने भारतीय कृषि के विविधीकरण में मदद की, तो ये भी सही है।
थर्ड है कि यह क्रांति मुख्य रूप से खाद्यान्नों से जुड़ी है, तो खाद्यान्न से जुड़ी नहीं है, किससे जुड़ी है, ये आपका बागवानी से होता है इसका संबंध, स्वर्ण क्रांति का बागवानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हमारा राइट आंसर है। इसमें हम लोग कुछ क्रांति देख लेते हैं। जैसे पूछ देता है कि काली क्रांति का संबंध किससे है, तो काली क्रांति का है पेट्रोलियम उत्पादन से। नीली क्रांति तो इससे मछली से है। भूरी क्रांति तो चमड़ा, कोको, उर्वरक ये सब से है। स्वर्ण क्रांति का है आपका बागवानी या शहद से। सुनहरा या फाइबर क्रांति का संबंध है जूट से। हरित क्रांति का आपका हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन। गुलाबी क्रांति का हो जाएगा प्याज या झींगा मछली। लाल क्रांति का संबंध है मांस या टमाटर उत्पादन से। सिल्वर क्रांति का है अंडा या मुर्गी पालन से। श्वेत क्रांति दूध या डेयरी उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है 10 नंबर की कौन सा कथन और कारण दिया हुआ है, तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये सही है। रीजन कह रहा है कि इससे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है, तो ये भी सही है, यानी कि और दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रही है, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा है जैसे एक नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा नदी पर, एक पूछ देता है आपका ये कि कोयना परियोजना, तो ये हो जाता है कोयना नदी पर। कोयना परियोजना हो जाएगा कोयना नदी पर। एक पूछता है आपका भाखड़ा नंगल बांध पर बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये हो जाएगा सतलज नदी पर। साथ ही एक पूछ देता है आपका हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड किस पे है, तो ये महानदी पर है। उसके बाद आपका हो जाता है एक माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये है आपका बेतवा नदी पर, यानी ये हमारा इसका राइट आंसर था। 12 कह रहा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो उसकी कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी जितना डिस्टेंस होगा ये दूरी हो जाता है, तो 4 3 7 किलोमीटर चलती है दूरी हो गया। जबकि विस्थापन क्या होता है, मिनिमम दूरी, तो पहले 3 किलोमीटर पूरब जाता है और फिर 4 किलोमीटर पश्चिम आ जाता है यहाँ से, तो मेनली रूप से 1 किलोमीटर ही चलता है जब मिनिमम देखिएगा, तो यहाँ से गया फिर लौट आया, तो मिनिमम दूरी 1 किलोमीटर हो जाएगा पश्चिम की ओर, तो ये सही है, दोनों सही है, यानी इसका विस्थापन 1 किलोमीटर, दूरी 7 किलोमीटर। 12 कह रहा है कि बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली जाती है, तो मात्रात्मक क्या होता है, यानी कि F बराबर m में, तो ये आपका निकलता है न्यूटन का दूसरा गति नियम से। अगर इसका पूछ देगा कि गुणात्मक परिभाषा, तो उसका किस में है, यानी कि जड़त्व वाला जो नियम होता है, जड़त्व का नियम, तो ये गुणात्मक आपको आ जाता है न्यूटन का पहला गति नियम से, जबकि मात्रात्मक पूछेगा तो दूसरा गति नियम से। 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह दिखाती है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर की जब बस अचानक चलना शुरू होता है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यानी कि वो पहले से जड़ा ये विराम में रहता है तो विराम में ही रहना चाहता है, यही कारण है कि वो पीछे की ओर झुक जाता है, तो विराम के जड़त्व का उदाहरण है। 14 पे चलते हैं। 14 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक में कह रहा है कि यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझा लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, तो यही सही है, क्योंकि W बराबर एफ cos थीटा जब पढ़ेंगे तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो सारा 0 हो जाता है, यानी कि कार्य उसका 0 हो जाएगा। दूसरा कार्य किया गया कार्य केवल बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर नहीं, तो ये भी गलत है, बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा केवल 1। 15 नंबर कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो जल विद्युत किससे है, तो गिरते पानी से ऊर्जा, यानी इसका 3 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा तो गति की ऊर्जा इसमें चाहिए, और स्थितिज ऊर्जा में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यानी 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 1 2, ये हमारा राइट आंसर है। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो एक में है कि ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है, तो ये सही है, इसके लिए ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में यात्रा नहीं करता है। दूसरा है कि ध्वनि गैसों में सबसे तेज और ठोस पदार्थों में धीमी गति से यात्रा करती है, तो ये गलत है, ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में करेगा, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, तो इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। 17 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो समतल दर्पण, तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें हमेशा आभासी, सीधा और समान आकार का बनता है, समान आकार, तो ये 2 हो जाएगा। अवतल दर्पण में तो वास्तविक, उल्टा और एक जैसा है, जब ये ध्रुव तथा फोकस के बीच रहता है तो दर्पण के पीछे और बड़ा बनता है, वास्तविक और ये सीधा, तो ये वास्तविक उल्टा जनरली बनता है, और एक अपवाद वाला केस है जब ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो इधर बनता है चित्र,
तो ये हो जाएगा आपका 1, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और छोटा, यानी इसका 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 2, 1 और 3। 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक में है कि पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं, तो ये सही है। 2 है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो हमारा 1 और 2 दोनों कथन सही है। 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैसों में विसरण दिखाता है, तो इसका ए हो जाएगा कमरे में परफ्यूम का फैलना। 20 में सूचीबंद दिए हुए सूची 2 से मिलान पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, एक में है कि पानी में सियाही, तो इसका ये किसका उदाहरण है, तो ये क्रोमेटोग्राफी है का उदाहरण है। 2 समुद्री पानी से नमक, तो ये बाष्पीकरण द्वारा निकाला जाता है, तो 3 हो जाएगा। और पानी से रेत, इसको फिल्ट्रेशन से हटाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 2, 3, 1, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 21 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन, ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बर्फ से पिघल के पानी बन जाएगा और फिर पानी से बर्फ बन जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये सही है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसके नए गुण होते हैं, तो इसलिए नया पदार्थ बना, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो पूछ रहा है सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 22 है कि कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी की एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं, जो कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के विभाजित हो सकते हैं, ये गलत है। ये बोला था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य होते हैं, पदार्थ परमाणु नामक छोटे अविभाज्य कणों से बना हुआ है, इसका कहना था। दूसरा है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु बनाए और नष्ट किए जा सकते हैं, तो ये भी बोला था कि नहीं, परमाणुओं अब ये बनाए और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, अविभाज्य होते हैं। जबकि इसमें है कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो सकता है, तो ये बोला था कि नहीं, एक ही तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण समान होते हैं, अलग अलग का नहीं होते हैं। तो इसका बी सही है कि एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। 23 है कि सूचीबद्ध से सूची 2 को मिलाना है, तो हाइड्रोजन की कितनी संयोजकता होती है, तो इसका 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 4। इसका हो जाएगा 1 परमाणु संख्या है, तो एक ही संयोजकता होता है, इसका हो जाता है ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या, तो इसका आपका 16 हो जाता है, तो 2, 8, 10 और उसके बाद 6, 16, तो बाहरी कक्षा में 6 है, तो इसको 2 वैलेंसी चाहिए। उसके बाद कार्बन का 6 होता है, तो 2 और 4, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता 4 हो जाएगा, तो 1, 2 और 3। तो कौन सा राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 कह रहा है कि सूचीबद्ध से सूची 2 को मिलाना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका का कंट्रोल सेंटर, कोशिका का पावर हाउस, तो ये कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। राइबोसोम, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। केंद्रक, कोशिका का कंट्रोल सेंटर, तो क्या हो जाएगा 3, 1, 2, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 25 कह रहा है कि पौधों की कोशिकाओं में कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती है, तो ये सही है। दूसरा कि क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, तो ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट पौधों में होता है, जानवरों में नहीं पाया जाता है, यानी कि हो जाएगा जानवरों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट दोनों नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा केवल 1। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये सब क्या होता है, सरल अस्थायी उत्तक होता है, जबकि जाइलम जो है वो जटिल अस्थायी उत्तक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 है कि मुंह से क्या हो जाएगा, सूचीबद्ध से सूची 2 को मिलाना है, तो इससे आपका हो जाता है स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है मुंह से ही। पेट से, तो पेट में हो जाता है पानी का अंतिम अवशोषण, शुरुआती प्रोटीन का पाचन पेट से होता है, और बड़ी आंत में पानी का अंतिम अवशोषण होता है, तो क्या हो जाएगा 3, 2 और 1, यानी बी हमारा राइट आंसर है 27 का। इसमें होता है कि जैसे मुंह में जो होता है कि लार में इमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है, इमाइलेज। उसी तरह पेट में क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, जो प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है, और ये तो बढ़िया था कि पानी का अंतिम अवशोषण, तो इसका हो जाएगा 3, 2, 1 हमारा राइट आंसर है। दूसरा है कि एरोबिक श्वसन में जलवायु पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है, तो ये आपका सही है। दूसरा है कि मांसपेशियों में अबाइबियस श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है, तो ये भी सही है। तो इसका पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ये मांसपेशियों में अबाइबियस श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है, यही कारण है कि शरीर में ऐंठन या दर्द होती है लैक्टिक एसिड के कारण, इसका सी है। 29 पे चलते हैं।
29 कह रहा है कि जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि फ्लोएम पत्तियों से भोजन को दूसरे हिस्सों तक केवल नीचे की दिशा में पहुंचाता है, तो नहीं, केवल नीचे नहीं पहुंचाता है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ पहुंचाता है, दोनों दिशाओं में। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। 30 कह रहा है कि मुकुलन सही सुमेलन पूछ रहा है, तो मुकुलन से अमीबा का भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो ये भी द्विविखंडन से करता है, और हाइड्रा मुकुलन से। विखंडन स्पाइरोगायरा, ये सही है। बीजाणु निर्माण ईस्ट, तो ईस्ट भी मुकुलन से करता है, तो इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विखंडन स्पाइरोगायरा। 31 यहाँ से अब हिस्ट्री आ गया। इसमें कह रहा वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो ये अफजल खां को भेजा गया था। 32 है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था, तो सैनिक विभाग का प्रमुख होता था मीर बख्शी। 33 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया, तो ये काम किया था इल्तुतमिश। 34 पे चलते हैं। 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, तो जल संरक्षण तकनीक ये भी मिला है। दूसरा है नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, तो ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम भी यहाँ से मिला है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। 35 कह रहा है कि सकूरखेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में से किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच हुआ था सकूरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में। 36 है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी, तो ये था आपका गुरु गोविंद सिंह ने शुरुआत पाहुल प्रथा का। 37 है कि किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिया और देश छोड़ दिया, तो ये 1668 में ऐसा किया था। सभी जितना भी इसका प्रॉपर्टी था वो ब्रिटिश को सौंप दिया और देश छोड़ दिया था डेनिश कंपनी। 38 है कि निम्न में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं नहीं है, तो एक में है कि अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया, तो ये सही है। बी में है कि अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, तो ये गलत है, नहीं बनाए रखा था, तो बी हमारा विशेषता नहीं है। सी में है कि अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी का बोझ कृषकों पर डाल दिया गया, तो ये सही है। डी है कि अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई, तो ये भी सही, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार में ध्यान बनाए रखा था, तो नहीं बनाए रखा था। 39 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को दमन करने के क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी, तो हैवलॉक का, तो इनका हुआ था लखनऊ में। हडसन, तो हडसन का नहीं हुआ था, ये दिल्ली में बाद में आते हैं, इसके पहले यहाँ निकलसन थे, निकलसन, तो जॉन निकलसन का मृत्यु हो जाता है उसके बाद हडसन आते हैं, तो इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। जबकि कर्नल नील का भी लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में नेतृत्व कर रहे थे ये, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हडसन। 40 है कि निम्न में से किस आंदोलन में कृषकों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पावना विद्रोह, जो कि कब से कब तक हुआ था, 1873 से 76 के बीच। इसी में नारा लगाया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। 41 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों के संबंध में विचार करें, तो इसका संस्थापक कौन कौन सा था, इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1884 में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र। पूछ रहा है कि इसके संस्थापक कौन कौन से थे, तो बाल गंगाधर तिलक भी थे संस्थापकों में, महादेव बल्लाल नाम जोशी भी थे, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर भी थे, गोपाल गणेश आगरकर, ईश्वरचंद विद्यासागर, तो इसमें सारा सही हो जाएगा, 1 2, ये ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं थे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 2 3 4, बीजी तिलक, महादेव बल्लाल नाम जोशी, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और गोपाल गणेश आगरकर। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न का घटक नहीं है, तो त्रिरत्न में क्या क्या है, तो बुद्ध धर्म और संघ, निर्वाण इसमें नहीं आता है। हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछ सकता है कि गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 BC में। मृत्यु का वर्ष कब है, तो 483 BC में। उनका जन्म का स्थान है तो लुम्बिनी नेपाल में। बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। पिता का नाम सुदोधन। माता का नाम महामाया देवी। सौतेली माँ या मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। उनके वंश का नाम था शाक्य या क्षत्रिय और उनके पसंदीदा घोड़े का नाम था कंथक। नेक्स्ट पे चलते हैं।
43 में कह रहा है कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला में कि वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की थी, तो ये सही है। 2 में है कि कण्वों ने शुंग शासकों की जगह ली थी, तो ये भी सही है। इसका क्या ट्रिक था? हसीनमो सुक्सा, हसीनमो सुक्सा। तो इसमें पहला में हो जाता है हरियर, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, उसके बाद शुंग, कण्व और सातवाहन। तो क्या था? कण्व ने शुंग वंश का जगह ले लिया था, तो ये सही है। 3 में है कि कण्व वंश ने 200 से ज़्यादा सालों तक शासन किया, तो ये गलत है। इतना ज़्यादा बहुत थोड़े समय के लिए ही शासन किया था, तो 3 तो गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है। वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना किया था। इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम था सुशर्मा, कण्व वंश का, जिसको मारकर कौन बना देता है? सातवाहन वंश का स्थापना कर देता है आपका सिमुक। ये भी याद रखिएगा। 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो इसका ये हो जाएगा कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। 45 है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट के निम्न में से किसका विकास पर विशेष जोर दिया था? तो हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। रिपन के काल में हंटर की अध्यक्षता में। तो इसका मेन जोर था प्राथमिक शिक्षा पर। और इसमें एक और काम कर रहा था, ये जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, 1854 का जो वुड डिस्पैच था 1854, उसका भी ये प्रगति की समीक्षा करने के लिए लाया गया था हंटर कमीशन। इसका मेन जोर था प्राथमिक शिक्षा पर। 46 में सूचीबंद ये हुए और सूची 2 से मिलान पूछ रहा है। तो पहला में है इंडिपेंडेंट, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका थे आपका मोतीलाल नेहरू, तो एक का 2 हो जाएगा। द पाइनियर का, इसका संस्थापक थे जॉर्ज एलेन। लीडर का मदन मोहन मालवीय, तो 1 हो जाएगा। और द नेशनल हेराल्ड का है संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, तो इसका हो जाएगा आपका 4, 2, 3, 1, 4, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू, द पाइनियर जॉर्ज एलेन, लीडर का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, और द नेशनल हेराल्ड का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 47 कह रहा है कि यह कथन किसका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है? तो ये कथन है आपका सिस्टर निवेदिता का, सी हो जाएगा राइट आंसर। 48 कह रहा है कि निम्न में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 48 का बी, पुनः सार्वजनिक सभा। इसमें यह भी पूछ सकता है कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1884 में। M.B. राघवाचारी थे और बी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था 1884 में। पुनः सार्वजनिक सभा को तो दे ही दिया 1875 में। इसका हो जाएगा पुनः 1875 में। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1843 में। जॉर्ज थॉमसन किए थे इसका स्थापना। और इंडियन एसोसिएशन, तो ये तो आसान है, 1884 में। कौन कौन किए थे इसका? M.B. राघवाचारी। ये इंडियन एसोसिएशन कब हुआ था? तो इसका हुआ था आपका 1876 में। M.B. राघवा, ये 1876 में कौन कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन का। तो पूछ रहा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो पुनः सार्वजनिक सभा मांगा किया था। 49 है कि इनमें से किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनको अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये आपका किया था मोहम्मद अली जिन्ना। 50 में है कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी एस.एन. सेन तथा R.C. मजूमदार। 51 कह रहा है यहाँ से आगे आपका पॉलिटी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक में है कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, तो ये सही है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो 3 में कह रहा है कि भाग 5 राज्य सरकारों से संबंधित है, तो ये नहीं। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ सरकार से। राज्य सरकार का संबंध है आपका भाग 6 में। तो इसका पूछ रहा है कौन सा सही है? तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, केवल 1 और 2 हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ भाग देख लेते हैं। जैसे भाग 1 में किसका जिक्र है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में नागरिकता। 3 में मौलिक अधिकार। 4 में हो जाएगा राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। 4.1 में मौलिक कर्तव्य। 5 में संघ का वर्णन है। और उसके बाद 6 में हो जाएगा आपका राज्य का वर्णन। 9 में पंचायतें। 9A में नगर पालिकाएँ। 15 में आपका है चुनाव। और 15, 16, 17 में आपका भाषा है। एक 18 पूछता है, तो 18 में आपका आपात उपबंध है 352 से 60 तक।
उसके बाद भाग 20 पूछता है संविधान का संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 52 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में कि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये सही है। दूसरा कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ये गलत है। तो पूछ रहा कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। 53 कह रहा है कि लेखानुदान का क्या मतलब है, तो लेखानुदान का हो जाएगा आपका बी कि सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी। 54 कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये में कि एक अस्थायी सदन है, तो ये सही है। दूसरा कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये भी सही है। सी कह रहा है कि सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, तो ये गलत है। लोग सीधे नहीं चुनते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना या मनोनीत किया जाता है, अप्रत्यक्ष हो जाएगा, तो यही हो जाएगा गलत में। डी है कि यह एक साधारण विधेयक में देरी कर सकता है, तो ये सही है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि राज्य विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। विधानसभा के 1/3 सदस्य होंगे, साथ ही मिनिमम 40 से कम नहीं और 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसमें यह भी पूछता है कि कहाँ कहाँ से सदस्य चुने जाते हैं, तो 1/3 सदस्य आपका विधानसभा से चुने जाते हैं। उसके बाद स्थानीय स्वशासन से 1/3, 1/6 गवर्नर मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्य को, और 1/12 आपका हो जाएगा पंचायत, 1/12 शिक्षक आएंगे वहाँ से जो कि 3 साल से ज़्यादा, 1/12 हो जाएगा सदस्य माध्यमिक विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, और 1/12 सदस्य वहाँ से चुने जाएंगे जो कि 3 साल से ग्रेजुएट की डिग्री धारी किए हुए हैं, तो यही हो जाता है टोटल 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट कर रहा है 55 नंबर की अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 262, 263, 264 या 280। तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित कौन सा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका बी 263 से संबंधित है। 56 कह रहा है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है। दल बदल, विरोधी उपबंध, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, सहकारी संघवाद या एक से अधिक। तो इसमें हो जाएगा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था, जिसका मेनली इनडायरेक्ट रूप से उद्देश्य था दल विरोध विरोधी उपबंध का, तो इसलिए इसका आंसर है डी एक से अधिक। 57 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक में कि संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, तो ये एकात्मक विशेषता ये सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, तो ये गलत है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 3 है कि कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियाँ हैं, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 58 कह रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था आपका 2014 में। 59 है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये जो नियम समिति है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, नियम समिति का। 60 में दिया हुआ कि मौलिक अधिकार रूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलिक अधिकार रूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे आपका जेबी कृपलानी। इसमें और पूछ देता है जैसे कि कार्य संचालन उप समिति का, तो ये हो जाता है को कार्य संचालन समिति का, तो के मुंशी है। उसके बाद है कि मौलिक अधिकार उप समिति का, तो ये जेबी कृपलानी हो गया। और एक अल्पसंख्यक उप समिति का पूछता है तो उसका हो जाता है एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद है कि हाउस कमेटी का, तो इसका हो जाता है बी पटाभी सीतारमैया। और कार्य संचालन का तो बता ही दिए के एम मुंशी, तो इसका है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, तो इसका हो जाएगा जेबी कृपलानी। 61 है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है, तो ये सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है 53 से 55% तृतीय सेक्टर से। उसके बाद आपका हो जाएगा द्वितीय सेक्टर 30 के आसपास, और इसका हो जाएगा 20% भारत में, 20, 30, 50, तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 62 पे चलते हैं। 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, जब जीएनपी माइनस एनएनपी करते हैं, जीएनपी माइनस जब डिप्रिसिएशन करते हैं तो एनएनपी आ जाता है। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो पूछ रहा है मूल्यह्रास किसके बराबर होगा, तो जीएनपी माइनस एनएनपी, जीएनपी माइनस एनएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी डी हमारा राइट आंसर है। 63 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, यही डंपिंग कहलाता है। 64 है कि निम्न में से किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था,
तो इसका राइट आंसर है बी, एडम स्मिथ ने प्रतिपादन किया था मुक्त व्यापार का अवधारणा। 65 है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी। तो ये पहली बार बनाई गई थी 1948 में, यानी ये हमारा राइट आंसर है 1948। 66 है कि केंद्रीय बजट 25-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य किन दालों पर है। तो इसमें कौन कौन सा है, एक अरहर है, उड़द है और मसूर है। तो यानी 2, 4 और 5। और अगर बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूंग हो जाता है, मूंग, मसूर और हो जाएगा अरहर। 1, 2 और 5 ये बिहार के संदर्भ में है दाल प्रोत्साहन के लिए। और जबकि यहाँ पे पढ़िएगा भारत के लिए तो यहाँ पे उड़द, अरहर और मसूर 2, 4 और 5 हो जाएगा। 67 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना नंबर है। तो इसमें दूसरा है सीमेंट उत्पादन में। 68 कह रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो ये करता है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फ, यानी कि सी राइट आंसर है। 69 कह रहा है यहाँ से बिहार स्पेशल शुरू हो गया। इसमें कह रहा है कि बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ था वह माना जाता है। तो कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये रोहनी से शुरू हुआ था। 70 में 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये बिहार के बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ था 1912 में। और कौन कौन सा अधिवेशन हुआ था उसको देख लेते हैं। तो इसमें 1912 का कांग्रेस अधिवेशन जो बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो आर्यन मुधोलकर, सच्चिदानंद सिन्हा जनरल सेक्रेटरी बने थे और मजहरूक हक ने स्वागत किया था। मीटिंग में एओ को कांग्रेस का संस्थापक या पिता घोषित किया गया। कांग्रेस की मेंबरशिप फीस 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। साथ ही ये भी पूछता है कि कौन कौन अधिवेशन बिहार में हुआ था। 27वां हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना, आर्यन मुधोलकर इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 37वां होता है 1922 में गया में, सी.आर. दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 53वां 1940 में रामगढ़ जो कि वर्तमान झारखंड में है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में होता है, यानी कि 3 सत्र बिहार में संपन्न होता है। नेक्स्ट है 71 कि बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो ये साइमन कमीशन का खिलाफ किया था आपका अनुग्रह नारायण सिंह, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 72 है कि बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो ये आपका सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, श्री कृष्ण सिंह। 73 है कि मुनीम खां को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये आपका किया था अकबर ने नियुक्त मुनीम खां को। 74 कह रहा है कि बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। तो यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है, तो ये सही है। यह बिहार में छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है, तो ये भी सही है। 3 में कह रहा है कि यह मुख्य रूप से दक्षिण बिहार में पाया जाता है, तो ये सही है। यहाँ पे जैसे अगर बिहार का ये मैप है तो इसमें आपका यहाँ पे पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान, तो ये तो सही है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार तो यहीं पे है झारखंड तक, और मुख्य रूप से दक्षिण बिहार में, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। 75 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, AW जल प्रकार की है। कुछ जलवायु पर देख लेते हैं प्रकार में। 3 का मेन आता है कोपेन का, ट्रेवर्था का और थॉर्नथवेट का। तो इसमें कोपेन बताएं कि उत्तरी बिहार का जलवायु कैसा हो जाएगा, CWG, और दक्षिणी बिहार का AW। ट्रेवर्था का भी है वही CAW और AW, नीचे AW तीनों में है, AW और CAW। और इसका ऊपर में हो जाएगा CWG कोपेन का, ट्रेवर्था का CAW और थॉर्नवेट का हो जाएगा आपका CBW, यानी CBW, CAW और CWG, और नीचे है AW और इसका CAW इसमें आ जाता है थॉर्नवेट। 36 कह रहा है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। तो उदयपुर कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका पश्चिम चंपारण में। 77 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा शिवहर में है। तो सबसे ज़्यादा तो शिवहर, तो ये एक ही ऑप्शन में है, यानी बी हो जाएगा शिवहर, उसके बाद पटना, दरभंगा और वैशाली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी सही है। 78 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था। 1870, 72, 73 या 74 में। तो इसका निर्माण आपका 1874 में हुआ था। 79 में है कि बिहार के पहले हरिजन या अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन थे, ये भोला पासवान शास्त्री थे। ये भी पूछता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के पहले मुख्यमंत्री, तो मोहम्मद यूनिस थे, 1937 में बने थे। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री तो भोला पासवान शास्त्री।
और पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिंह। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफूर। पहली महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी। और सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री तो श्री नीतीश कुमार। इस बार कितने नंबर का शपथ लिए हैं? तो 10वीं बार। पहली बार 2000 में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 80 नंबर के बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है ग्रामीण? तो रोहतास में है। उसके बाद आपका हो जाएगा औरंगाबाद, फिर भोजपुर, यानी राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। रोहतास, औरंगाबाद, उसके बाद भोजपुर। 81 कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मिशेल बैचलेट को। 82 है कि निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर है वियतनाम में हुआ था, जिसमें 72 देशों ने भाग लिया था साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि। 83 है कि अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो हुआ था कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है, मतलब मलेशिया भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो भी सही हो जाएगा, मलेशिया के कुआलालंपुर में। 84 पे चलते हैं। इसमें 84 है कि हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो बन गया आपका कर्नाटक, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 85 है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? लखनऊ, जयपुर, इंदौर या देहरादून? तो किसको घोषित किया है? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, तो ये लखनऊ को घोषित किया है। 86 है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो टोटल 243 सीट था, जिसमें कि पहला चरण में 121 था और दूसरा में आपका हो जाएगा 122, 2 1 3 और 2 2 4, यानी कि पहला चरण में 121 सीट पर हुआ था, दूसरा चरण में 122 सीट पर। 87 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो ये अंगोला की यात्रा करने वाले पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है। 88 है कि हाल ही में कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला घोषित किया गया है, ये किस राज्य का नया जिला होगा? तो यूपी का 76वां जिला होगा, जो कि इनके सीएम कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है। 76वां जिला है। 89 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कितने साल के निचले स्तर पर रहा है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, 12 साल के निचले स्तर पर रहा है, NPA, नॉन प्रॉफिट एसेट। 90 है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्रवाह सालाना आधार पर कितने % की वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो इसका हो गया राइट आंसर 17.9% के साथ। 91 है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की है? तो ये किया था भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। 92 है कि डॉक्टर KS चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये किए थे आपका जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति। 93 है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो ये विकसित किया है, ये इसका राइट आंसर है भारत। 94 कह रहा है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब IMAP मिशन लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। 95 है कि सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया आपका तमिलनाडु। 96 है कि चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? तो स्वामित्व योजना का संबंध है पंचायती राज मंत्रालय से। 97 है कि बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये नवादा के रजौली में स्थापित किया जाएगा। 98 है कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध है आपका पूर्णिया से। 99 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 ब्रिटिश विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है? तो पद्म विभूषण एक को मिला था, शारदा सिन्हा को। उसी तरह पद्म भूषण पूछेगा तो एक सुशील मोदी को, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके बाद एक प्लस 5 मिला है ये पद्मश्री। इसको देख लेते हैं।
ये आपका है डॉक्टर शारदा सिन्हा मरणोपरांत पद्म विभूषण कला बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है, सार्वजनिक मामले बिहार के उप मुख्यमंत्री और प्रमुख राजनीतिज्ञ के क्षेत्र में। अब यहाँ से पद्मश्री हो गया, तो पहला आचार्य किशोर कुणाल को मिला है पद्मश्री, सिविल सेवा या समाज सेवा, पूर्व IPS अधिकारी थे और महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। उसके बाद भीम सिंह भावेश को पद्मश्री मिला है, जो कि समाज सेवा हैं और मुसहर समुदाय के बच्चों के लिए नई आशा फाउंडेशन चलाते हैं। नई आशा, ये भी पूछ सकता है। ये हाल ही में एक इनका ये आया था डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम ही था मुसहर डॉक्यूमेंट्री। नेक्स्ट है कि श्री डॉक्टर हेमंत कुमार पद्मश्री मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। ये भी पूछ सकता है कि इस रोग के उपचार के जागरूक करते हैं, तो किडनी यानी गुर्दा। श्रीमती निर्मला देवी को पद्मश्री मिला है सुजनी कढ़ाई में। अगला है विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, इनको अध्यात्म के क्षेत्र में मिला है। टोटल 139 को मिला था, जिसमें कि 7 को पद्म विभूषण, 39 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। 100 में कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे, तो इसमें टोटल 10 सदस्य होंगे। 1 अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और अन्य 7 सदस्य होंगे। 7 दूनो 1 10 टोटल होंगे। इसमें हमारा 100% कंप्लीट हो गया। इसका PDF आपको IAS PCS सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।